हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज क्लास 12th का चैप्टर विलयन का टॉपिक लेकर आया हूँ, द्रव्य विलयन। ठीक है, तो ये टॉपिक का हमारा नाम है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। टॉपिक का नाम द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब नाम का टॉपिक है हमारा। ठीक है, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और बिहार स्टेट के लिए, साथ ही साथ क्लास 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जब विलायक कोई द्रव होता है तो द्रव्य विलयन बनते हैं। जब विलायक द्रव होता है तब हमारे द्रव्य विलयन बनते हैं। ठीक है, विलेय कुछ भी हो सकता है, विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो विलायक होगा वो हमेशा द्रव होगा जब द्रव्य विलयन आपको बनाना है। गैसों के द्रव में विलयनों का अध्ययन हम पहले ही खंड 1.3.2 में कर चुके हैं। ठीक है, 1.32 में पहले ही हम लोग गैसों के द्रव में विलयनों का अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम द्रव और ठोसों के द्रव में विलयन का अध्ययन करेंगे। अब किसका? जो द्रव विलेय हैं या ठोस विलेय हैं उनका द्रव में विलयन का हम लोग अध्ययन अब करने वाले हैं। इस प्रकार के विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनमें एक या एक से अधिक जो अवयव हैं, यानी कि विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो सकते हैं या फिर विलायक वाष्पशील हो सकता है। सामान्यतः द्रव्य विलयन वाष्पशील होते हैं। सामान्यतः क्या होता है, आपका द्रव्य विलयन जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। ठीक है, विलेय वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलेय अगर द्रव है तब तो होगा वाष्पशील, अन्यथा अगर ठोस है तो नहीं होगा। हम यहाँ केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं? सिर्फ द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात या फिर उन विलयनों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, उन विलयनों का अध्ययन करने वाले हैं जिनमें दो अवयव होते हैं। यहाँ हम लोग उन विलयनों का भी अध्ययन करने वाले हैं जिनके दो हमारे क्या होते हैं? अवयव होते हैं, यानी कि दो अंग होते हैं। ठीक है, तो उनका भी अध्ययन हम लोग करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यानी कि एक द्रवों का द्रव में विलयन हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा ठोसों का द्रव में विलयन पढ़ेंगे। दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्विअंगी विलयन में दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो द्रवों का द्रव में विलयन पढ़ेंगे, दूसरा ठोसों का द्रव में विलयन पढ़ेंगे। तो ये दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, द्रवों का द्रव में विलयन पढ़ने वाले हैं और ठोसों का द्रव में विलयन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब कह रहा है कि आइए हम दो वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करें। तो यहाँ हम लोग दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करने वाले हैं। इसके दोनों अवयवों को एक व दो से अंकित करें। इनके जो दोनों अवयव हैं उनको एक अवयव एक और अवयव दो से अंकित कर देते हैं। ठीक है, एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे तथा अंततः वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर एक बंद बर्तन लेते हैं, ठीक है, और इसमें दोनों वाष्पशील द्रव को लेते हैं, विलेय को भी और विलायक को भी लेते हैं, विलेय और विलायक को लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब इसमें हम लोग बंद बर्तन में डालेंगे तो यहाँ पे नीचे में ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ये द्रव हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका गैस हो जाएगा। ठीक है, और इन गैस और द्रव के बीच में साम्य अवस्था हो जाएगी, यानी कि जितना दर होगा वाष्प से द्रव बनने का उतना ही दर हो जाएगा द्रव से
वाष्प बनने का इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे आपका जो भी सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था कब कहते हैं? साम्य अवस्था तब कहते हैं जब द्रव से वाष्प बनने का दर और वाष्प से द्रव बनने का दर समान हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस अवस्था में कुल दाब, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पूरा जो है, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है इसका दाब जो है वो पी कूल है, पूरा अगर मान ले तो, ठीक है, पी कूल है। तथा अवयव 1 और 2 के आंशिक वाष्प दाब क्रमशः, और अवयव 1 और 2 के आंशिक दाब कितने हैं? P1 और P2, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये जो है अवयव 1 और 2 उनके मोल अंश भी ले लेते हैं, और मोल अंश क्या है? क्रमशः x1 और x2 है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रेंसियस मार्टेराउट 1886 ने इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। फ्रेंच रसायनज्ञ थे फ्रेंसियस मार्टेराउट और राउल्ट, ठीक है, राउल्ट, और इन्होंने जो है 1886 में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक मात्रात्मक संबंध दिया। किसके किसके बीच? तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इन्होंने, राउल्ट ने जो नियम दिया उसको बोला गया राउल्ट नियम। और ये क्या था? ये था वाष्पशील द्रवों के विलयन में, जैसे ये मैंने बताया बनाया यहाँ वाष्पशील द्रवों का विलयन था, ठीक है। उसके प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब इसका जो आंशिक दाब है, हमारा आंशिक दाब, ठीक है, वो विलयन में उसके मोल अंश जो होते हैं, मान लीजिए x1 यहाँ है, x2 अवयव 2 का है, ठीक है, और क्या है हमारा आंशिक दाब है P1 और P2। तो यहाँ पे ये जो दोनों होंगे ये समानुपाती होंगे परस्पर एक दूसरे के। मतलब P1 किसके समानुपाती होगा? P1 समानुपाती होगा x1 के। P2 किसके समानुपाती होगा? P2 समानुपाती होगा x2 का, ठीक है। यहाँ पे और चीजें देखिए, अगर समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट, ठीक है, P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। P2 नॉट इंटू x2 और P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है, x1। तो ये क्या है? ये जो P1 नॉट है और P2 नॉट है, ये क्या है? दोनों ये है शुद्ध घटक का वाष्प दाब, ठीक है। ये क्या है? शुद्ध जो घटक है उसका वाष्प दाब। और शुद्ध घटक क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ हम लोग विलयन में दोनों चीज लिए हैं, ठीक है, x1 और x2, जो भी मतलब दो ठो अवयव कुछ भी लिए हैं जिनका ये मात्रा है x1 और x2। मान लीजिए हम लोग बर्तन में क्या लिए हैं? 1 अवयव और 2 अवयव लिए हैं, ठीक है। ये अलग अलग नहीं लिया गया, एक ही में लिया गया, ये मिक्स है सब, ठीक है। अब इसको अलग अगर हम लोग लिए रहते 1 को और 2 को, तो जो विलयन में ये पूरा का वाष्प दाब में जो इन दोनों का क्या है मात्रा है, क्या वही वाष्प दाब यहाँ भी होगा? जो शुद्ध अगर लिया जाता, केवल एक अवयव को लिया जाता, केवल 2 अवयव को नहीं, ये अलग हो जाते। और वही चीज क्या है यहाँ पे जो है आंशिक दाब है इनका, ठीक है। एक अवयव का P1 है, 2 अवयव का P2 है, लेकिन ये जो शुद्ध है, मतलब सिर्फ इसमें अवयव एक ही है और इस बर्तन में सिर्फ अवयव 2 ही है। तो यहाँ पे इनका क्या है? यहाँ पे इनका जो प्रेशर है वो वाष्प दाब कहलाएगा, और वो होगा P1 नॉट और P2 नॉट। तो ये है P1 और P2 नॉट, ये शुद्ध है, इनके शुद्ध अकेले अकेले हैं तब है, और ये जो है पूरा सिस्टम मिक्स है तब है,
आंशिक दाब। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम लोग डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार है ना, पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है, ये नियम लगा करके देखते हैं। मतलब कोई पात्र है, कोई बर्तन है, तो उसमें विलयन जो है ना, उसका कुल जो दाब होगा, कुल दाब, ठीक है, पूरा जो दाब होगा, कुल दाब, वो कितना होगा इनके अनुसार? इनके अनुसार होगा दोनों जो अवयव हैं उनके आंशिक आंशिक दाबों के योग के बराबर। ठीक है, अब इनको हम लोग और भी चीज लिख सकते हैं। इनको हम लोग लिख सकते हैं x1p1, ठीक है, नॉट, और इसको लिख सकते हैं x2p2 नॉट। क्यों? क्योंकि यही तो समानुपाती था, यही तो बराबर था इसके, और ये बराबर था इसके। तो इनके जगह पे ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इनके जगह पे ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर और आगे बढ़ा जाए तो ये इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 - x2 इंटू p1 नॉट, और इसको लिख सकते हैं x2 p2 नॉट। ठीक है, अब यहाँ जो है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग लिख चुके थे 1 - x2 p1 नॉट, और लिखे थे x2 p2 नॉट। ठीक है, अब इसी को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 नॉट माइनस x2 p1 नॉट, और ये आ जाएगा x2 p2 नॉट। अब यहाँ क्या होगा, p1 नॉट, और यहाँ हो जाएगा p2 नॉट माइनस p1 नॉट, ठीक है, इंटू x2। तो ये हमारा आ गया इसका सॉल्यूशन। यही चीज यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कह रहा है कि समीकरण 1.16 से निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं। किसी विलयन की कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है। कुल वाष्प जो दाब है ना किसी विलयन का, वो किसी एक अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है। किया गया है, मूल अंश तो यहाँ एक ही हो गया x2, पहले दोनों था लेकिन यहाँ तो एक ही हो गया। तो एक से भी विलयन के कुल वाष्प दाब को किसी अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है, उसके किसी भी अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मूल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। किसी भी विलयन का जो कुल दाब है, कुल दाब पी कुल जो है, वो आपका कैसे होता है, वो अवयव 2 के मूल अंश, ठीक है, के साथ रेखीय आलेख बनाता है। ठीक है, अवयव 2 के मूल अंश के साथ। ठीक है, ये बात हो गई। इसको हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ दिया हुआ है ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि शुद्ध अवयव 1, 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए का विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। मतलब शुद्ध अवयव 1 या 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहता है। विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध अवयव 1 और 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहता है। ठीक है, और अवयव यहाँ 1 दिया हुआ है, 2 के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है, और अवयव 2 के मूल अंश को बढ़ाया जाएगा तो उससे वो कम या ज्यादा होगा। ठीक है, कौन? कुल वाष्प दाब कम या ज्यादा होगा, ये चीज दिया हुआ। अब हम लोग आएंगे यहाँ ग्राफ वाला पोर्शन पे, तो उसके लिए यहाँ दिया किसी विलयन के लिए P1 तथा P2 का x1 तथा x2 के विरुद्ध आलेख 1.3 की तरह रेखीय होता है। यहाँ देखिए बिंदु दिया हुआ है जो है x2 = 0, ठीक है, और ये है आपका P2। तो x2 और P2 के बीच जो आलेख है वो कैसा है? रेखीय है। वैसा ही यहाँ देखिए, यहाँ x1 = 0 दिया हुआ है, तो x1 और P1 के विरुद्ध जो आलेख है वो कैसा है? रेखीय। तो क्या यही तो कह रहा था कि P1 और P2 तथा
x1 तथा x2 के विरुद्ध जो आलेख होता है वो रेखीय होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे जब x1 व x2 का मान 1 होता है तो ये रेखाएं क्रमशः बिंदु P1 नॉट और P2 नॉट से होकर गुजरती है। देखिए अभी तक क्या था, वाष्प दाब इधर था, इधर मूल अंश था, इन दोनों के विरुद्ध जो आलेख खींचे गए हैं वो कैसे थे, रेखीय थे। अब आगे क्या कह रहा है कि जब वैल्यू x1 इक्वल टू 1 हो गया तो ये P2 के साथ ये जो लाइन बन रही है, लाइन 2, ठीक है, लाइन 2, ये जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे, P2 नॉट। यानी कि जब x1 1 के बराबर हो जा रहा है तो लाइन जो 2 है उसका मैक्सिमम पॉइंट, अधिकतम जो बिंदु है वो कहाँ है, P2 नॉट पे। और जब x2 1 हो जा रहा है तो उस टाइम पर आपका जो P1 है, यानी कि लाइन कौन सा है, फर्स्ट है जो लाइन, वो किस बिंदु पे जाकर अधिकतम बन रहा है, किस बिंदु पर मिल रहा है अधिकतम, उसका कौन सा बिंदु हो रहा है, हाईएस्ट, तो हो रहा है P1 नॉट। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा है। अब फिर से इसको देख लेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब x1 व x2 का मान 1 हो जाता है, हम लोग देखिए जब 1 हो जाता है यहाँ और यहाँ, तो ये रेखाएं जो हैं 1 और 2, ये रेखा 1 हो गई और ये रेखा 2 थी, ये वाली रेखा 2 थी, ठीक है। तो ये जो है रेखा 1 और 2 वो क्रमशः कहाँ कहाँ मिल रही है, एक P1 नॉट पे मिल रही है और एक P2 नॉट पे मिल रही है, ठीक है। तो मैंने बताया कि P1 नॉट पे मिल रही है और साथ ही साथ P2 नॉट पे, ठीक है। तो कहाँ मिल रही है अधिकतम, अधिकतम P2 नॉट पे, P1 नॉट पे मिल रही है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे करें, इसी प्रकार से कुल जो दाब है, ठीक है, उसका जो है x2 के विरुद्ध आलेख जो है लाइन 3 के रूप में है, ठीक है। तो ये भी जो है रेखीय है, इसको भी देख लेते हैं भाई। पहले क्या बोला, पहले बोला कि जो P कुल है इसका जो है आपका मोल अंश के साथ, ये जो P कुल है ये इसका जो है मोल अंश के साथ जो आलेख है वो कैसा है, आपका रेखीय है, ठीक है, रेखीय है। अब यहाँ पे जो P कुल है इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो कहाँ है, P1 नॉट पे, और जो अधिकतम बिंदु है वो कहाँ है, P2 नॉट पे। तो ये बातें समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे वाष्प दाब किसका कम है, किस शुद्ध घटक का वाष्प दाब कम है, तो 1 का, अवयव 1 का कम है। और किसका ज्यादा है, तो अवयव 2 का, शुद्ध घटक का जो आपका वाष्प दाब है वो अधिक है। तो P1 नॉट जो है कम है, यानी कि शुद्ध अवयव 1 का वाष्प दाब कम है और शुद्ध अवयव 2 का वाष्प दाब ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2 का ज्यादा है और 1 का कम है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि विलयन के साथ साम्य में वाष्प प्रावस्था के संघटन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। विलयन में वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था साम्य में है जब एक दूसरे के साथ, तो वाष्प प्रावस्था का जो संगठन है, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं, अलग अलग जो चीजें हैं वाष्प प्रावस्था का, उनका निर्धारण कहाँ से होता है, तो जो अवयव है ना 1 और 2 उन्हीं के आंशिक दाब से होता है। मतलब वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण कैसे होता है, अवयवों के आंशिक दाब के द्वारा, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोग कि y1 और y2 जो है वो क्रमशः अवयव 1 और 2 के वाष्पीय अवस्था में मूल अंश है। पहले वाला क्या था, x1 और x2, x1 और x2 द्रव अवस्था में था हमारा मूल अंश अवयवों। तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर क्या मिलता है हमें, ये वाला सूत्र मिलता है। मतलब डाल्टन ने कहा था P1 इक्वल टू होता है y1 इंटू P कुल, यानी कि अवयव 1 का आंशिक दाब बराबर अवयव 1 का वाष्प अवस्था में मूल अंश और साथ ही साथ विलयन का कुल दाब। वैसे ही अवयव 2 के लिए होता है अवयव 2 का आंशिक दाब बराबर अवयव 2 का वाष्प अवस्था में
मोलन्स इनटू पूरे विलेन का दबाव यानी दाब, ठीक है। और इसी फार्मूला को हम लोग जनरली ऐसे लिख देते हैं कि पी आई, अगर ये P12 ना मान के आई माना जाता तो वाई आई होता और साथ में पी कूल होता यानी कि कूल प्रेशर होता। ये चीजें आपका होता, कूल कूल प्रेशर होता, तो ये चीज होता, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आज का सेशन यही एंड करेंगे, कल फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। इस सेशन को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।